चलिए, अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक भी कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट जिसकी कोई सीमा नहीं। जो टॉपिक आपको दिख रहा है सामने, इस टॉपिक से हर साल आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर के बीच में जरूर प्रश्न पूछता है, और इतना इजी टॉपिक है जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। बस आप लोग क्या करते हैं कि इसको पढ़ाई की तरह एक बोझ समझ के पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं और गलती कर बैठते हैं। आपको ना ही कंफ्यूज होना है और ना ही गलती करना है। एकदम इजी वे में आपको समझाया जाएगा, लास्ट तक आप बने रहिएगा। गारंटी देता हूं कि इससे आसान कॉन्सेप्ट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और आज की ये क्लास अगर आप देख लेंगे तो कभी भी आपसे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना गलत भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है। फिर देखते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या लाया जाता है, और लाया जाता है तो कौन किस पक्ष में लाया जाता है। तो आपके सारे सवालों का जवाब यही मिलेगा। बस लास्ट तक बन के देखिएगा, गारंटी देता हूं एकदम आसान आपको आज के बाद से पुनर्मूल्यांकन खाता लगेगा। देखते हैं क्या है हमारा कॉन्सेप्ट। संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए लेखांकन, यह हमारा आज का टॉपिक है। किसी भी संपत्ति या दायित्व का जब पुनर्मूल्यांकन होता है तो उसका लेखांकन कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ती है ना। अब सोचिए, कोई व्यापार यदि 2020 में प्रारंभ किया जाए दो व्यक्तियों के द्वारा, ए और बी के द्वारा, लाभ विभाजन अनुपात इनका 2:1 था। जिस समय इस व्यापार को प्रारंभ किया गया उस समय व्यापार को संचालित करने के लिए कुछ संपत्तियां खरीद के लाई गई होंगी। जैसे मान लेते हैं कुछ भूमि खरीदा गया होगा, कुछ मशीनें खरीदी गई होंगी, ऐसे ही बहुत सारी संपत्तियां खरीदी गई होंगी, है ना। मान लेते हैं भूमि 10 लाख रुपए का खरीदा गया और मशीन 6 लाख रुपए का खरीदा गया। कब? 2020 में जब व्यापार को प्रारंभ किया। तब 2025 में, मतलब 5 वर्ष के बाद, साझेदारों के मध्य जो ए और बी थे, इनके मध्य लाभ विभाजन अनुपात जो बांटने का समझौता हुआ था वह परिवर्तित हो गया। अब हो रहा है 1:1। तो सोचिए, यहां पर तो पुनर्गठन हो गया, है ना, पुनर्गठन हो गया। 2025 में जब पुनर्गठन हुआ तो क्यों हुआ? तो रीजन बना कि इनके बीच का लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो गया। तो वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने की वजह से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया। साझेदारी का पुनर्गठन हो गया। अब साझेदारी का जब पुनर्गठन हुआ तो वहां पे देखा जाएगा कि जब व्यापार प्रारंभ किया गया था तो उस समय जितनी भी संपत्तियां खरीदी गई थी, उन संपत्तियों का मूल्य क्या पुनर्गठन वाले दिन भी वही है, या अधिक है, या कम है। जो भी होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी को रिकॉर्ड करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाते की जरूरत पड़ी। क्लियर? संपत्तियों या दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन करने पे जो भी उनके मूल्य में परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तित मूल्य को लिखने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता लाया गया। ठीक। अब सोचिए, भूमि की अगर हम बात करें तो 5 साल के बाद इस भूमि का मूल्य, आप जरा सोच के बताइए, बढ़ेगा या घटेगा? तो आप सभी लोग जानते हैं भूमि का मूल्य समय समय के साथ बढ़ता रहता है। भूमि का मूल्य कभी भी कम नहीं होता है। तो भूमि का मूल्य बढ़ करके 14 लाख रुपया हो गया। सोचिए कितना हो गया?
14 लाख रुपया हो गया। इस मशीन की बात करें, मशीन तो काम कर रही है, मशीन काम कर रही है, मशीन में घिसावट आएगी या फिर 5 साल के बाद मशीन प्रचलन के बाहर हो जाएगी, बहुत सारे रीजन होंगे। तो इस मशीन का मूल्य अब 6 लाख रुपया नहीं रह जाएगा, तो कहीं न कहीं इसका मूल्य कम हो जाएगा। तो मशीन का मूल्य 4 लाख रुपया हो गया। ठीक है। अब सोचिए, व्यापार प्रारंभ जब किया गया था तो उस समय जो संपत्तियां हम खरीद के लाए थे, पुनर्गठन के समय उन्हीं संपत्तियों में जब तुलना किया गया, उनके मूल्य का वर्तमान तुलना जब किया गया, तो पता चला कुछ संपत्तियों का मूल्य बढ़ रहा है और कुछ संपत्तियों का मूल्य घट रहा है। अब आप सोचिए, भूमि का मूल्य 10 लाख से बढ़ के 14 लाख रुपया हो गया, माने 4 लाख रुपए से संपत्ति का मूल्य बढ़ गया। यदि हम कहें कि 4 लाख से आपके संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, तो आपके लिए फायदा होगा कि घाटा होगा? तो आंसर होगा फायदा होगा। क्या होगा? फायदा होगा, मतलब लाभ होगा। कितने रुपए से? तो आंसर होगा 4 लाख रुपए से। इसी के साथ साथ मशीन का बात करें तो मशीन का मूल्य 6 लाख था, लेकिन पुनर्गठन के समय मशीन का मूल्य 4 लाख ही बचा है। तो मशीन के मूल्य में जो परिवर्तन आया वो 2 लाख रुपए से आया। अब परिवर्तन किस प्रकार का है? तो बढ़ने से नहीं, घटने से है। तो मशीन का मूल्य घट गया 2 लाख रुपए से, और ये फर्म के लिए क्या होगा? घाटा होगा, मतलब हानि होगा। पूछा जाए कितने रुपए से हानि होगा, तो आंसर होगा 2 लाख रुपए से हानि होगा। इसी हानि और लाभ को रिकॉर्ड करने के लिए, इन्हीं लाभ और हानियों को रिकॉर्ड करने के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता लाया गया। यही मूल्य रिकॉर्ड किया जाएगा, यही परिवर्तित मूल्य है, और यही परिवर्तित मूल्य पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखा जाता है। तो ये बेसिक चीज आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर अभी आपको बताते हैं कि कौन किस साइड में लिखा जाएगा। ठीक है। अगर हम ऐसे ही नॉर्मली बात करें तो 4 लाख रुपए का फायदा है, तो फायदा क्रेडिट से होता है, तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, है ना। 2 लाख का घाटा है, तो घाटा डेबिट में लिखा जाता है, तो हम बोलेंगे ये पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा और ये डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। और जो कॉन्सेप्ट संपत्ति के केस में लगता है, जो कॉन्सेप्ट आपके संपत्ति के केस में लगता है, उसी संपत्ति का जस्ट उल्टा कर दीजिए, दायित्व का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। दायित्व का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब, जब व्यापार प्रारंभ किया गया था उस समय सोचिए किसी व्यक्ति से उधार में माल खरीद लिया गया, जिसको हम लोग लेनदार बोलते हैं। लेनदार मीन्स क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। 1 लाख रुपए का उधार में खरीदा गया था, और जब पुनर्गठन हुआ तो पता लगा कि इसको भुगतान 1 लाख नहीं, सिर्फ 80,000 रुपया ही करना है। अब आप सोचिए, जब आपने व्यापार प्रारंभ किया था तो उस समय आपने उधार में क्रय 1 लाख रुपए का किया। अब पुनर्गठन के समय पता चल रहा है कि अब आपको 1 लाख का भुगतान नहीं, सिर्फ 80,000 रुपए का भुगतान करना है। तो कहीं न कहीं 20,000 रुपए से आपका दायित्व क्या हो गया? घट गया। और सोचिए, यदि आपको 1 लाख की जगह 80,000 का भुगतान करना पड़े, कोई जिम्मेदारी आपकी थी, कोई भुगतान आपको 1 लाख का करना है, और अब पता चला कि आपको 1 लाख नहीं, सिर्फ 80,000 करना है, तो 20,000 रुपए का आपके लिए फायदा होगा कि नहीं होगा? तो 20,000 आपका कहीं न कहीं क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 20,000 का जो फायदा है, ये 20,000 का फायदा हम पुनर्मूल्यांकन खाते में ला करके लिखेंगे। किस पक्ष में लिखेंगे? तो आंसर होगा क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है। देखिए, संपत्ति का उल्टा हुआ कि नहीं? संपत्ति का मूल्य 6 लाख से कम होकर 4 लाख हुआ था, तो 2 लाख रुपए से संपत्ति का मूल्य कम हुआ था, और संपत्ति का मूल्य कम हुआ था तो आपके लिए हानि हुआ था। लेकिन दायित्व के पक्ष में जब आप आए, तो जब आपका मूल्य घटा तो हानि नहीं, फायदा हो गया।
तो हम कह सकते हैं कि संपत्ति का जस्ट उल्टा कौन चलता है? दायित्व। तो आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय सिर्फ संपत्ति का कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठाना है और दायित्व का जस्ट इसी का उल्टा कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपका दायित्व भी खत्म हो जाएगा। और पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति और दायित्व को ही लिखा जाता है। क्लियर हो गया? तो इसको आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और यही माइंड पे बैठा कर रखिएगा। इसी से हमारा पूरा पुनर्मूल्यांकन खाता बनके तैयार हो जाएगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता का क्या फॉर्मेट है, पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में क्या लिखा जाएगा और किस पक्ष में क्या लिखा जाएगा, अब इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस आगे करते हैं। पहले आप इतना अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या लिखा जाएगा। तो दायित्वों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को पुनर्मूल्यांकन खाता में लिखा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दायित्व नहीं संपत्ति भी लिखिए। संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को पुनर्मूल्यांकन खाता में लिखा जाता है, जो कि आपको अभी समझाया गया वही चीज। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इस पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट कैसा होगा। पुनर्मूल्यांकन खाते में लिखा जाता है, ये बात तो आपको पता चल गया। संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में जो भी परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को पुनर्मूल्यांकन खाता में लिखा जाएगा, परंतु किस पक्ष में लिखा जाएगा और उसका फॉर्मेट कैसा होगा, अब इसकी बात करते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाते को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं ये भी देख लीजिए। पुनर्मूल्यांकन खाते को इंग्लिश में रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं और इसी पुनर्मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम लाभ हानि समायोजन खाता भी होता है, जिसको इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो परीक्षा में आपसे ध्यान रखिएगा, कभी कभी पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोल सकता है और कभी कभी पुनर्मूल्यांकन खाता न बनाने की जगह पे लाभ हानि समायोजन खाता भी बनाने के लिए कह सकता है। तो बात एक ही है, नाम सिर्फ अलग अलग है। तो ये याद रखिएगा, दोनों का नाम एक ही होता है। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट होता है? तो पुनर्मूल्यांकन खाता आपका नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट का नियम इस खाते को बनाते समय लागू होगा। जितने लोगों को नॉमिनल अकाउंट का नियम पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है अपने कॉपी पे कहीं लिख लीजिएगा। नॉमिनल अकाउंट को हम लोग हिंदी में नाम मात्र खाता भी बोलते हैं, अवास्तविक खाता भी बोलते हैं। इसका नियम है समस्त हानि और व्यय डेबिट किए जाते हैं और जितने भी लाभ आय प्राप्ति होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, ये नियम है किसका? नॉमिनल अकाउंट का। तो हम अगर कहें कि पुनर्मूल्यांकन खाता नॉमिनल अकाउंट होता है, तो फिर हम ये भी कहेंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय नॉमिनल अकाउंट का पूरा नियम भी लागू होगा। तो इसको भी आप अपने कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा, यही नियम अभी इसके फॉर्मेट पे लागू होगा। क्या बोला इसका नियम? तो नियम कहता है डेबिट पक्ष में हानि और व्यय को लिखना है, क्रेडिट पक्ष में लाभ आय प्राप्ति को लिखना है। तो जब अभी हम पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट आपको दिखाएंगे तो फॉर्मेट के डेबिट पक्ष में देखेंगे तो हानि और व्यय लिखा गया रहेगा और क्रेडिट पक्ष में आय लाभ प्राप्ति लिखा गया रहेगा। इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग अब देखेंगे फॉर्मेट। हमारा फॉर्मेट कैसा होगा? तो जब आप पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट देखेंगे तो 4 कॉलम आपको दिखाई देंगे। पहले कॉलम में पर्टिकुलर रखना है, दूसरे कॉलम में अमाउंट का डेबिट साइड रखना है, तीसरे कॉलम में फिर से पर्टिकुलर रखना है और चौथे कॉलम में अमाउंट का क्रेडिट साइड रखना है। ये 4 कॉलम आपके होंगे, पहला पर्टिकुलर, दूसरा अमाउंट डेबिट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट क्रेडिट। अब हम बात करते हैं डेबिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा और क्रेडिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा। तो डेबिट पक्ष की बात करेंगे तो हानि और व्यय को लिखा जाएगा। अभी अभी आपको बताए थे जो नाम मात्र खाते का नियम, देखिए वही है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय उसके डेबिट पक्ष में हानि और लाभ को लिखा जाएगा और क्रेडिट पक्ष की अगर हम बात करें तो उसमें क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिए क्रेडिट पक्ष में आपका इनकम प्रॉफिट एंड गेन लिखा जाएगा। ठीक है, इनकम प्रॉफिट गेन लिखा जाएगा। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फॉर्मेट।
अब क्रेडिट पक्ष में क्या आता है, डेबिट पक्ष में क्या आता है, उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने लिख करके आ गया, तो उस संपत्ति का नाम, उस संपत्ति का नाम जिसके मूल्य में कमी हुई हो, जिसके मूल्य में कमी हुआ है उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, तो अभी देखिए जब पुनर्मूल्यांकन खाता को समझाना शुरू किए थे तो आपको दिखाए थे मशीन का मूल्य 6 लाख रुपया था, लेकिन उसका मूल्य कम होकर कितना हो गया, 4 लाख। तो 2 लाख रुपए से मशीन का मूल्य कम हुआ था, और आपको बताया गया था कि मशीन का मूल्य मीन संपत्ति, संपत्ति कम हुआ तो मतलब घाटा, और घाटा हुआ तो किस पक्ष में जाएगा, डेबिट पक्ष में जाएगा। तो इसीलिए किसी भी संपत्ति के मूल्य में अगर कमी आ रही है, पुनर्गठन के समय किसी भी संपत्ति के मूल्य में यदि कमी आ रही है, तो जितने रुपए से कमी आया उसको डेबिट साइड में 2 लगा करके और उसी संपत्ति का नाम लिख दीजिए। जो भी संपत्ति का नाम है 2 लगा के वो संपत्ति का नाम लिख दीजिए और यहाँ उसका अमाउंट लिख दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लोगों ने अभी मशीन देखा था, तो 2 मशीन लिख दीजिए, पर्टिकुलर कॉलम में 2 मशीन लिख दीजिए। 2 लाख रुपए से कमी हुआ था तो अमाउंट के कॉलम में 2 लाख रुपया लिख दीजिए। ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय, ठीक है। तो किसी भी संपत्ति के मूल्य में यदि आपकी कमी होती है तो वो आपके लिए हानि है, और हानि को किस पक्ष में लिखना है, तो नियम के अनुसार हानि को डेबिट पक्ष में लिखना है। इसलिए उस संपत्ति का नाम डेबिट साइड में लिख के परिवर्तित मूल्य को इस साइड में आप लिख देंगे। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड में क्या आएगा। तो बाई लगा करके उस संपत्ति का नाम लिखिए जिसके मूल्य में वृद्धि हुई हो। जैसे अभी आप लोगों को भूमि की दिखाए थे, भूमि 10 लाख का था लेकिन उसका मूल्य पुनर्गठन के समय 14 लाख हो गया, तो 4 लाख रुपए से मूल्य बढ़ा था, जो फर्म के लिए लाभ था। और लाभ को किस पक्ष में लिखना है, तो नियम के अनुसार लाभ को क्रेडिट में लिखना है। तो क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर 4 लाख रुपया लिख लेंगे। पर्टिकुलर में कॉलम में बाई लगा करके उसी संपत्ति का नाम लिख देंगे जिसके संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई। जैसे भूमि में हुआ था तो बाई लैंड लिख देंगे। तो हमारा संपत्ति के मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में जाएगा, क्यों जाएगा, वो रीजन के साथ कंप्लीट हो गया। इसके साथ अब दायित्व की बात करते हैं। अगर किसी दायित्व का मूल्य कम हो जाए, जैसे आपको दिखाया ना क्रेडिटर, जब खरीदा गया था तो 1 लाख का भुगतान करना था, पुनर्गठन पे पता चला कब 1 लाख का भुगतान नहीं, सिर्फ 80,000 ही रुपए का करना है। तो कहीं न कहीं 20,000 रुपए से फर्म का दायित्व कम हो गया था, फर्म को 20,000 रुपए से भुगतान कम करना पड़ रहा था। और जब दायित्वों का भुगतान कम करना पड़ता है तो फर्म के लिए फायदा होता है। और फायदे को किधर लिखते हैं, तो नियम के अनुसार फायदा क्रेडिट में लिखा जाता है। इसलिए हम क्रेडिट साइड में उस दायित्व का नाम लिख देंगे जिसके मूल्य में कमी हुई हो। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर के मूल्य में 20,000 से कमी हुई थी, तो क्रेडिट साइड में 20,000 लिख करके और पर्टिकुलर के कॉलम में बाई क्रेडिटर्स के नाम से दर्शा देंगे। तो इस तरीके से दायित्व के मूल्य में कमी होने पर पुनर्मूल्यांकन खाते के किस पक्ष में जाएगा, कैसे जाएगा, वो आपको समझा दिया गया। अब दायित्व के मूल्य में कमी हुआ तो वो फर्म के लिए फायदा था, क्रेडिट में चला गया। लेकिन सोचिए यदि दायित्व के मूल्य में कमी हो जाए तो फायदा, और वृद्धि हो जाए तो वृद्धि होने पे तो घाटा होगा ना। और यदि दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा तो फर्म के लिए घाटा, और घाटा होगा तो किधर, डेबिट पक्ष में। किधर, तो आप उस दायित्व का नाम लिख देंगे जिसके मूल्य में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। जिसके मूल्य में वृद्धि हो रही है उस दायित्व का नाम इधर लिख देंगे, जो भी वृद्धि राशि है यहाँ पर लिख देंगे। तो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता में, वो आप आराम से लिख लिए। इसके बाद और भी कुछ आइटम है जो पुनर्मूल्यांकन खाते में आते हैं। वो कौन कौन से आइटम है, अब उसको भी देख लेते हैं। जैसे पहला आया उस संपत्ति का नाम जिसको बुक में लिखा न गया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ संपत्ति ऐसी है जो हम भूल गए हैं, लिखे ही नहीं है, पुनर्गठन के समय हमें उसके बारे में पता चला। जैसे 2020 में व्यापार प्रारंभ किया गया था, अब पुनर्गठन 2025 में हो रहा है। 5 साल का व्यापार किया गया,
लेकिन 5 साल में कुछ ऐसी संपत्तियां थी जो कहीं लिखी ही नहीं गई है, और 2025 में जाकर के उस संपत्ति के बारे में पता चल गया। तो जब 2025 में उस संपत्ति के बारे में पता चलेगा तो आप सोचिए कैसा फील करेंगे। आप सोचिए कोई आपकी संपत्ति है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, और आपको अचानक से उस संपत्ति के बारे में पता चल जाए तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। नई फीलिंग समझ में आ रही है? प्रैक्टिकली लीजिए कि आपके फादर कोई जमीन किसी दूसरे सिटी मतलब मुंबई में खरीदे थे जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी, और आप बाइक से घूमते थे। कुछ दिन के बाद आपके फादर की डेथ होती है, और आपके फादर की डेथ होने के बाद आपको पता चलता है कि हमारे फादर ने तो मुंबई में 50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो सोचिए कैसी फीलिंग आपको आएगी। आप अब बाइक से शिफ्ट होकर कहीं दूसरी जगह पे चले जाएंगे, 4 व्हीलर से घूमने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति जो आपको मिल रही है ना, वो आपको फायदा दे रही है। तो ऐसे ही संस्था के पास अगर कोई संपत्ति है और उस संपत्ति को लिखा नहीं गया है, उसके बारे में बाद में संस्था को पता चल जाए तो संस्था के लिए फायदा होता है। और किस पक्ष में लिखा जाएगा? क्रेडिट पक्ष में। तो जब संपत्ति को लिखा जाएगा तब उस संपत्ति का नाम लिख करके वो मूल्य लिख देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संपत्ति को नहीं लिखा जाता है, बल्कि उस संपत्ति को उसी समय बेच ही दिया जाता है। यदि बेच दिया जाएगा तो बाई बैंक करके लिख दिया जाएगा, जो भी मूल्य होगा यहां लिख देंगे। ये संपत्ति हो गया। जैसे संपत्ति के बारे में आपको पता चला तो आपका मन प्रफुल्लित हो गया, आप एकदम खुशी के मारे समा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो फायदा था। ऐसे ही सोचिए अगर दायित्व के बारे में पता चल जाए तो क्या होगा। कोई ऐसा दायित्व है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते थे और आपको उस दायित्व के बारे में पता चल गया, तो आपका फायदा होगा कि घाटा? तो आंसर होगा घाटा। तो घाटे को किधर लिखेंगे? इस साइड में। दायित्व को रिकॉर्ड किया जाएगा तो लिख देंगे, और भुगतान कर दिया जाएगा तो बैंक करके लिख देंगे। तो इस तरीके से आप दायित्व को पुनर्मूल्यांकन खाते में लाके लिख देंगे। अगर लिखा नहीं गया है और पुनर्गठन के समय उसके बारे में पता चलता है तो ये पुनर्मूल्यांकन खाते में हमारी चीजें जो आनी है वो लिख दी गई। इसके बाद क्या करना है कि पुनर्मूल्यांकन खाते का टोटल कर देना है। डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए। टोटल करने पे कोई न कोई एक साइड आपका बड़ा होगा, या तो डेबिट बड़ा होगा या तो क्रेडिट। अगर आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल मान लीजिए 1 लाख रुपए आ गया, डेबिट साइड का टोटल 60,000 रुपए आ गया, तो 40,000 रुपए से आपका क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट माने इनकम, डेबिट माने एक्सपेंस, क्रेडिट माने प्रॉफिट, डेबिट माने लॉस। तो अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए और लॉस कम हो जाए, कमाई ज्यादा हो जाए और खर्चे कम हो जाए, तो बीच का जो डिफरेंस होगा ये होगा क्या? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। उस लाभ को हम बोलेंगे पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। तो जो भी वो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? तो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तभी होगा जब क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम होगा। ये पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने पे जब क्रेडिट का डेबिट टोटल ज्यादा और डेबिट का टोटल कम होगा तब ऐसा होगा। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा ना होकर के डेबिट का टोटल ज्यादा हो सकता है। अगर डेबिट में ज्यादा हो जाए, मतलब 1 लाख डेबिट का हो जाए और क्रेडिट में मान लीजिए 60,000 हो जाए, तो उस केस में 40,000 रुपया आपका फायदा ना होकर क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। जो भी घाटा होगा उस घाटे को क्रेडिट साइड में बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में क्रेडिट कम और डेबिट ज्यादा होने के केस में होगा। तो इस तरीके से आप पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि क्रेडिट ज्यादा होने पे डेबिट के कम होने पे ही फायदा होगा, डेबिट ज्यादा हो गया क्रेडिट कम हो गया तो हानि होगा। तो कब कैसे क्या निकाला जाएगा वो दोनों आपको स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझा दिया गया। इसको आप नोट कर लीजिए। इससे आसान कॉन्सेप्ट अब आपको
नहीं मिलेगा। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए कि पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कॉल करिए। जहां जहां कंफ्यूजन बन रही है कॉल करिए, वो कंफ्यूजन पूछिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाकी हमारे बहुत से ऐसे साथी होंगे जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे बट उन्हें सिस्टमेटिक वीडियो नहीं मिल रहा होगा, तो उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे विजियो करियर पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके एप्लीकेशन के अंदर जाएं, अपने कोर्स को सेलेक्ट करें। एक नॉमिनल फीस रखी गई, एकदम नाम मात्र, इतनी कम फीस कि वो कहीं आपको नहीं मिलेगी। इससे कम फीस आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वो नॉमिनल से फीस आप पे करें और हमारे साथ आप पेड बैच में जुड़ जाएं। पेड बैच में आपको सारे वीडियो सिस्टमेटिक वे में मिलेंगे, सारे क्वेश्चन वहाँ सॉल्व कराए गए हैं, सारा प्रैक्टिस कराया गया है, और उसके साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपका सारा कोर्स खत्म कराया जाएगा, पूरा रिवीजन कराया जाएगा, टेस्ट कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, सब कुछ आपका कंप्लीट कराया जाएगा इसी नॉमिनल फीस में। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको अलग से नहीं पे करना है। तो आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप पूछ लीजिए। प्रेजेंटेशन कैसे होगा, कैसे बनाएंगे, तो आगे हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां से जान पाएंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कैसे यहाँ ले आया जाएगा, कैसे यहाँ पे दिखाएंगे। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि पुनर्मूल्यांकन खाता जब भी बनाएंगे, आर्थिक चिट्ठे के बाहर जो सूचनाएं संपत्तियों और दायित्वों से संबंधित होगी, उन्हीं सूचनाओं की सहायता से ये खाता बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते समय ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, आर्थिक चिट्ठे के बाहर दी हुई जो सूचनाएं होती हैं, उन्हीं सूचनाओं की मदद से इस खाते को बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है, वो हम आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय जब दिखाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। बट अभी आपका माइंड इतना सेट हो जाना चाहिए कि किस साइड में कौन सा आइटम जाएगा, तो जाएगा तो क्यों जाएगा, और इसको क्लोज करेंगे तो कैसे क्लोज करेंगे। बस इतना माइंड पे रखिए, बाकी आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो नोट करिए, बाकी मिलते हैं आगे की क्लास में।